वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान का एजाज़ कि इतना बड़ा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया और कामयाबी के साथ इसको जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया। और जो मेहमान आए हुए थे उन्होंने भी इसकी तारीफ़ की, जो बेहतरीन इंतज़ाम थे, जो इस्लामाबाद को सजाया गया। SCO कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर ममालिक हैं उनकी तस्वीर के साथ, बैनर के साथ, झंडों के साथ। हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं, इस ट्रांसमिशन में राजा फैसल साहब अभी उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तजज़ियाकार हैं। राय साहब शुक्रिया वक्त देने का। बताइएगा सर, SCO कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम हो गया, 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी और सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। जो लोग कह रहे थे, जो लोग जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान इस इवेंट को जो है ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएगा, मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल उठ रहे थे। कैसे देखते हैं इस सारी सूरत हाल को? देखिए, इस तरह का पहली बात तो ये है कि इस तरह के मल्टीलेटरल जो इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, समिट्स हैं, इस तरह का होना ये एक अच्छा शुगन पाकिस्तान के लिए। ऑफ कोर्स अगर इस्लामाबाद के बारे में पर्टिकुलरली बात की जाए तो इस्लामाबाद को तो कहा ही वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और ओवरऑल इस समिट के बारे में ये है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान इसका मेंबर है, लेकिन ये पहली दफा पाकिस्तान में ये समिट हुई और मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अच्छा इकदाम था। गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे तरीके से इसको सिक्योर किया और सिक्योरिटी के मामलात भी बहुत बेहतरीन थे। फौज ने अपना किरदार बहुत ही कलीदी किरदार अदा किया। और जहां तक बात है इसकी कामयाबी की, तो इसकी कामयाबी इसी से ही आप अंदाजा लगा लें कि हेड ऑफ स्टेट्स और प्राइम मिनिस्टर्स डिफरेंट कंट्रीज के, बड़े कंट्रीज के यहाँ पे आना और उस वक्त आना कि जबकि CPEC का सेकंड फेज स्टार्ट हो चुका है। और उसमें ऑब्वियसली व्हेन वी टॉक अबाउट SCO इज ऑल अबाउट कनेक्टिविटी, इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक एंडीवर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड उनकी आपस में जो कोऑपरेशन है उसके बारे में ये बहुत ही अच्छा इकदाम था। तो राय साहब, ये जो जयशंकर की भी मुलाकात हुई, वज़ीर-ए-आज़म से मुसाफा किया गया और जो उनकी तकरीर है स्पेशली वही रस्मी बातें टेररिज्म की, एक्सट्रीमिज़म की, और वही जो पहले इंडिया जो है वो करता है मुख्तलिफ़ किस्म की बातें, 2019 की जो चीज़ें हैं वो उन्होंने दोहराने की कोशिश की। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि जयशंकर ने इस फोरम पर भी आके, इस इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस में भी आके जो है वही पुरानी बातें की? देखिए, जयशंकर जी ने 3 चीजों को बड़ा हाईलाइट किया कि अगर हम चाहते हैं कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़े, ट्रेड बढ़े तमाम SCO कंट्रीज में, तो देन जो 3 चीजें हैं, सेपरेटिज्म, फिर ऑब्वियसली एक्सट्रीमिज्म और जो टेररिज्म है, ये एक दूसरे के कंट्रीज में प्रमोट नहीं करना चाहिए। इससे मैं इत्तेफाक करता हूं जयशंकर जी से, क्योंकि जयशंकर जी शायद ये भूल रहे हैं कि इंडिया वही कंट्री है जो कि पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में और इवन अपने जो नेबरिंग दूसरे कंट्रीज हैं वहां पे हेजमोनिक किरदार अदा करता है, जिसमें कि वहां पे टेररिज्म में ये अपना हिस्सा डालता है। ऑब्वियसली कुलभूषण जाधव हमारे पास मौजूद है, वो एक जिंदा मिसाल है जो कि सबको दिखाने के लिए काफी है। डोसियर्स पे डोसियर्स हर जगह यूनाइटेड नेशंस में भी दिए गए और यूरोपियन यूनियन में भी दिए गए, जिसमें के एविडेंसेस दिए गए हैं कि इंडिया ना सिर्फ ये कि सेपरेटिज्म बल्कि ऑब्वियसली बलूचिस्तान वगैरह के मामलात में BLA को सपोर्ट करना, BLF को सपोर्ट करना, फिर TTP को सपोर्ट करना, ये सारे के सारे एविडेंसेस मौजूद हैं। फिर एक्सट्रीमिज्म में भी अपना हिस्सा डालता है और फिर उसके बाद ऑब्वियसली टेररिज्म में भी अपना हिस्सा डाल के और फिर जयशंकर जी आके तो सबको भाषण देना शुरू कर देते हैं कि ये अगर करेंगे तो फिर इसके तनाजुर में ट्रेड भी भूल जाएं और इकोनॉमी को भी बेहतर करना भूल जाएं। तो मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि अपनी मंजी थले डांग फेरना, तो मेरे ख्याल में जयशंकर जी को अपनी मंजी थले डांग फेरने की जरूरत है, बाकी मामला दुरुस्त हो जाएंगे। ऐसे ही है। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर बताइएगा, SCO कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है और जिस खूबसूरत अंदाज से, जिस सिक्योरिटी इन्वायरमेंट में ये कॉन्फ्रेंस हुई, इसकी मिसाल जो है वो दी जा रही है कि इंतहाई बेहतरीन इंतजाम थे। कैसे देखते हैं सर, जो अभी बात हो रही थी कि इंडिया की जो सूरत हाल है, जैसे इंडिया जो है वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए कोशिश कर रहा होता है और आज वही बात की इंडिया के वज़ीर ख़ारजा ने भी, तो मजमूई तौर पर कैसी रही सर कॉन्फ्रेंस? किस सर देखते हैं इसको? तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके बाद जिस भी आने कुछ वो भी बहुत मदद है। उन्होंने पहले कहा कि खुद करें नींद के पास जो इशू है
वो करेंगे या जो जी जी। लेकिन जयशंकर उन्होंने नॉट रियलाइजिंग के जो अभी कमर सीमा ने बात की है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और उसके बाद सेपरेटिज्म, आप मुझे बताइए कि व्हाट ऑल इंडिया इज डूइंग इन पाकिस्तान। एक ही मिसाल है, अफगानिस्तान में व्हाट दे आर डूइंग। आपके सामने कनाडा में अभी उन्होंने 6 सफारतकार इंक्लूडिंग हाईकमिश्नर निकाला है। उसके बाद अमेरिका में पकड़े गए जो एक को मारने के लिए बैठे थे, ये उसके बाद पाकिस्तान में कश्मीरी 20 मारे हैं। ये सारी चीजें कौन कर रहा है? और ये इसके बगैर तो मसले हल हो ही नहीं सकते हैं। और उसके बाद वो कहता है टेरिटरी इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी की। आप मुझे बताइए कि अपने इनके क्या इंटरनल सेटलमेंट है, इसका क्या हाल है? मणिपुर में क्रिश्चियन के साथ क्या किया है? ये इनके बड़े चैलेंजेस हैं और उस पर एंसलेट मूवमेंट चल रही है। सिखों के साथ खालिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं सबको मालूम है। उसके बाद देखिए फिर सार्क की उन्होंने रिडंडेंट करके रख दिया, जो कि एक और थी साउथ एशिया की। उसके बाद आप देखें यूनाइटेड नेशन की बात की थी कि यूनाइटेड नेशन की रिफॉर्म होनी चाहिए। भाई रिफॉर्म तो इसलिए होनी चाहिए कि आप कहते हैं 15 नवंबर लिख दिए, लेकिन जो आप ग्लोबल टेररिज्म कर रहे हैं उसके बाद आपको कौन बनाने की बात करेगा? पाकिस्तान ने पॉजिटिव बातें की है, लेकिन उन्होंने क्या कि ग्रोथ और कनेक्टिविटी। सीपैक पाकिस्तान क्यों बना रहा है कि आपकी कनेक्टिविटी हो इस पूरे रीजन के अंदर, रशिया, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और गवादर पोर्ट, चाइना, खासकर चाइना से और फिर गवादर पोर्ट। तो पाकिस्तान तो बात ही करता है, बट विक्टिम ऑफ टेररिज्म। हमने कौन सी टेररिस्ट एक्टिविटी की है मुझे बताइए? पूरी पेंचिंग आपने की हुई है, पाकिस्तान में टेररिज्म आप कर रहे हैं। आई थिंक इस लिहाज से देखा जाए तो, और फिर उसके बाद बायलैटरल इशू बड़ा अच्छा उन्होंने बात जी। तो बड़े साहब अभी वज़ीर-ए-आज़म ने भी जो अपने खिताब में कहा कि अभी अब आपने बात भी की कि अफगानिस्तान की जो है जो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, उसको कंट्रोल किया जाना बहुत ज़रूरी है और खित्ते की सूरत की बेहतरी के लिए अफगानिस्तान को इससे काम चाहिए। और स्पेशली जो SCO मालिक हैं सर, अफगानिस्तान की सूरत पर क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखें बहुत कुछ कर सकते हैं। जो इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बैलेंस बात की है कि वाकई कश्मीर ये अफगानिस्तान में टेररिज्म को अफगान गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की जरूरत है और दुनिया को भी मदद भी करने के लिए। लेकिन SCO का ये काम है, देखें कॉमन एनिमी जो है ना इस वक्त SCO का, वो है टेररिज्म। टेररिज्म खत्म होगा तो आपकी कनेक्टिविटी खत्म होगी। अगर बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट होगी तो फिर टेररिज्म खत्म होगा, टेररिज्म के थ्रू ही खत्म होगा। और आपके अगर रोड जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन मूव करनी है वो भी आपको सिक्योर रूट्स होने चाहिए। इसलिए मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि इस केस पे एक रादत पास हो जाती कि एक पूरी SCO मेंबर्स की एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी होनी चाहिए टेररिज्म के ऊपर, ताकि और वो जिसका सिक्योरिटी हेड्स होते हैं वो हर क्वार्टरली या मंथली या 6 मंथली बैठे और देखें कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। और मेन टारगेट है अफगानिस्तान को कैसे पीसफुल बनाया जा सकता है। पीसफुल अफगानिस्तान मीन्स कनेक्टिविटी विद सेंट्रल। ठीक है ब्रिगेड साहब, हमारे साथ रहिएगा। मुझे एक ब्रेक लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तलत शबीर साहब, माहिर CPEC भी हैं और इनकी गहरी नज़र है CPEC और जो इंटरनेशनल अमूर हैं पाकिस्तान के हवाले से भी और जो इंटरनेशनली चीज़ें चल रही हैं उसके हवाले से भी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। सर बताइएगा आज जो CPEC पे बात हुई और जो SCO कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, एक अहम कामयाबी है पाकिस्तान की। आप बताइएगा सर CPEC को इस वाले से इस SCO कॉन्फ्रेंस के बाद जो है चीनी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में हैं, उनके साथ बायलैटरल इश्यूज़ पे जो है बात हो रही है, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, कैसे देखते हैं कि CPEC जो है मज़ीद आगे बढ़ेगा? CPEC 2 भी आ रहा है। तलत साहब जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, मुझे आपने अपने प्रोग्राम में मदद किया जी। वेलकम। सबसे पहले तो जो SCO कॉन्फ्रेंस की एक बहुत बड़ा इवेंट हमारे मुल्क में हुआ, हमने मेजबानी की और मेरे ख्याल में हमारे लिए इन चंद सालों में बहुत फख्र का मुकाम है कि हमने एक बड़ा इवेंट यहाँ पे होस्ट किया। अभी SCO कॉन्फ्रेंस के मैं थोड़ा सा 2-3 इसके पहलू बताना चाहता हूँ। सबसे पहला पहलू तो ये है कि हमारे दुश्मन जो इस करते थे कि शायद पाकिस्तान दुनिया की कौमों में आइसोलेट हो गया
ये तासुर बिल्कुल जाहिर हो गया कि पाकिस्तान बिल्कुल दुनिया की कमेटी ऑफ नेशंस में बिल्कुल आइसोलेट नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज बड़े मुल्क हमारे पास मौजूद थे, जिनमें 7 वज़ीर आज़म थे, एक सदर थे और एक खारजा यहाँ मौजूद थे, जो कि बहुत बड़ा कट था दुनिया के ममालिक में। दूसरी चीज ये है कि आपने देखा कि जब ये कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही थी उससे पहले सिक्योरिटी के मामला काफी खराब हो गए और फिर दुश्मनाने पाकिस्तान शायद एक्शन में आए। उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान का तासर ऐसे किया जाए कि जैसे ये सिक्योरिटी की प्रॉब्लम वाला मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद सारे मुल्कों ने यहाँ पे आके शिरकत की और हमारे इंतजाम को तमाम हेड ऑफ गवर्नमेंट से हमारी ऑफिशियल हुई। और दूसरा इसका पहलू था कि ये एससीओ की ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे यहाँ पे फोरम हुआ जिसमें बहुत अहम मामला को डिस्कस किया गया। सबसे पहले अगर आप टेक अवेज की अगर आप कहेंगे तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा उसमें टेक अवे ये था जो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर की उन्होंने अफगानिस्तान का जिक्र किया। बेसिकली अगर आप वस्ती एशिया को जनूबी एशिया के साथ लिंक करना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क जो है वो अफगानिस्तान है, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन से ही मशरूत है सारी तरक्की और कनेक्टिविटी इन सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड। तो वज़ीर आज़म साहब ने बहुत अच्छा ये पॉइंट रेज किया कि आप सब मुल्कों को कोशिश करनी चाहिए कि हम अफगानिस्तान के मसाइल को यही बुनियादों पर हल करें ताकि हमारा जो कनेक्टिविटी का, ट्रेड का, प्रॉस्पेरिटी का जो एजेंडा है वो आगे बढ़ सके। तो ये बहुत अहम पॉइंट किया गया। दूसरा ये था कि एनवायरनमेंट के हवाले से भी काफी एग्रीमेंट साइन हुए। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो था वो था इकोनॉमी और ट्रेड और कनेक्टिविटी के ऊपर मुल्कों ने एक कंसेंसस पाया गया कि आपने इसको आगे बढ़ाना है। आप एक चीज मेरे ख्याल में इस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे मुल्क में लोगों को समझ आ गई है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये दुनिया की सबसे बड़ी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 60% तक जो है वो यूरेशिया है। 45% की पॉपुलेशन है दुनिया की 40% इस फॉर्म पे और 25% है वो जीडीपी है, वर्ल्ड जीडीपी का। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल फोरम है और बहुत पोटेंशियल है इसके अंदर। हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए आगे आई विश कि हम इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। फ्यूचर में हमारे लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, हम इन सारे मुल्कों के साथ इंगेज करके फायदा हासिल कर सकते हैं। एक जो आखिरी बात मैं करूंगा वो ये है कि इस फोरम में या तो ग्रेट इकोनॉमीज हैं या ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं। आपके लिए ग्रेट इकोनॉमीज के साथ और ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ ये जो ना इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट तक कि आपके मुल्क में इस वक्त पॉजिटिव इंडिकेटर्स आना शुरू हो गए हैं इकोनॉमी की बेसी के। हमें बहुत अहम मौके पे कॉन्फ्रेंस हुई और हमने इससे भरपूर फायदा उठाया और उम्मीद है कि हम आइंदा भी इससे फायदा उठाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब तलत साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। सर मुझे बताइएगा कि अफगानिस्तान की बात हो रही है, अभी अफगानिस्तान की बात हुई कि अफगानिस्तान के अदम इस्तेहकाम के बायस जो है ये कनेक्टिविटी जो है वो पूरी तरह नहीं हो पाएगी। अफगानिस्तान में सर किस तरह इस्तेहकाम आ सकता है? क्या जो अफगान अबूरी हुकूमत है उसके पास अहलियत है कि वो अपने मामलात को कंट्रोल कर सके? और क्योंकि उनका कोई बायलैटरल इशूज़ पे भी जो है वो बात नहीं करते, ना कोई पाकिस्तान के साथ ना बाकी ममालिक के साथ, और अफगानिस्तान की सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। देखिए इसमें दो चीजें, एक तो अफगानिस्तान की अपनी कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, गवर्नमेंट पूरे अफगानिस्तान में है। सेकंड ये पोलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है, दुनिया की तरह हम उनको थर्ड ये करते हैं इंडियन इन्वॉल्वमेंट पर बेसिकली इसमें एससीएम के सबसे बड़ा स्टैंडर्ड है दैट इज इंडिया बलोचिस्तान में इंटरफेरेंस कर रहा है, इंडिया केपीके में, इंडिया पाकिस्तान में कर रहा है, जिससे कहते चाइनीज ये मारे गए या 1910 में। उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी लेडी ने कुछ बॉम्बिंग की। तो बात ये सब कुछ इंडिया कर रहा है, वो बात टेररिज्म की सब्जेक्टिज्म की। सेकेंड उसके बाद ये इनको किस तरीके से रेंज डाली जाए। ये अमेरिकन के साथ भी इनका ताल्लुक है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी है, क्वाड में भी है, 2+2 में भी है, आई2। तो इन सबसे अंदर शामिल हुए हैं। इसलिए आई थिंक ऐसे ममालिक को चाहिए था कि एक ये बात करें कि हम
ज्वाइंट स्टडी करने से बेहतर हो। चलें हारिस साहब, बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर ख़कान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर IMF के बाद जो है एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की SCO कॉन्फ्रेंस का इनेकाद और फिर CPEC पे बातचीत करना, ग्वादर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो है इफ्ताह होना, चीनी वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में होना, CPEC 2 पे जो है वो बातचीत होना, कैसे देख रहे हैं सर कि अब पाकिस्तानी मैशत जो है आज स्टॉक एक्सचेंज भी आपने देखा कि बुलंद तरीन सतह पर गई, तो मजमूई तौर पर कैसी सर इस SCO कॉन्फ्रेंस को अगर देखें तो मुस्तकबिल पाकिस्तान का माशी सूरत हाल कैसी रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आपकी बात ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान की एटलीस्ट गुफ्तगू तो तब्दील हुई है और दुनिया में भी हम हर वक्त के हमें पैसे चाहिए, IMF करना है, वर्ल्ड बैंक से पैसे लेने हैं, इट्स ऑल अबाउट कि हमारे इतने अखराजात हैं जो हमने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए चाहिए। आज गुफ्तगू जो है वो ज़रा मुख्तलिफ थी कि पाकिस्तान को एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन अगर बायलैटरल तौर पर देखें तो CPEC 2 में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। कुछ उधर मायदे साइन हुए, ML1 है, ग्वादर इंटरनेशनल पोर्ट का इब्तिदा आपने की। सो ऑल इन ऑल दैट साउंड्स गुड। SCO का इनेकाद इज़ अ वेरी वेरी वेलकम पॉइंट फॉर पाकिस्तान। बहुत खुशअस्लूबी से हो गया, सारे वफूद आए, अगेन विदाउट कंसर्न हो गया। SCO को मैं हमेशा कहता हूँ इट्स अ TCS नेटवर्क, इट्स अ ट्रेड कनेक्टिविटी एंड अ सिक्योरिटी नेटवर्क। इट्स अ नेटवर्क वेयर वी हैव टू लर्न टू लिव लाइक गुड नेबर्स विद ईच अदर, रिस्पेक्ट जिसकी हम कहते हैं जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है जगहों की, हर मुल्क की। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि रियलाइज कि आप 40% हैं दुनिया का, आपके यहाँ पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, बट इसके साथ साथ आप आपस में ट्रेड 500 अरब डॉलर की करते हैं। ये कुछ भी नहीं है कंपेयर टू आसियान या अदर रीजन्स जहाँ पे ट्रेड हो रही है। अब आपके पास है क्या? आपके पास एक जिसे कहेंगे एनर्जी रिसोर्सेज हैं, तेल है, मादनियात हैं, आपके पास एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, आपके पास एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो IT और ITES को सपोर्ट कर सकता है। आपके पास चाइना है जिसने अपने ग्रोथ इंजन को तब्दील करके अब हाई एंड प्रोडक्ट्स, EVs, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, लिथियम आयन बैटरीज इसमें चला गया है। पाकिस्तान के लिए एक मार्केट है, पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज गया है, इंडिया का भी वहाँ होना, एटलीस्ट देयर इज एन इंटरैक्शन आफ्टर many years। सो एक जैसे कहेंगे मल्टीलैटरल सेटिंग में बात आगे बढ़ी है चीज़ों की। अब आपने देखना है कि क्या आप इन चीज़ों का दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या आप फॉलो अप दे सकते हैं? क्या आप इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क बना सकते हैं? क्या आप अपनी एक्सपोर्ट इन एरियाज में बढ़ा सकते हैं? क्या आप पीपल टू पीपल कांटेक्ट इंप्रूव कर सकते हैं? क्या आप ये सब काम कर सकते हैं? असल बात तो यहाँ आके रुकती है ना हमेशा। मतलब क्राउन प्रिंस आए थे, 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी की बात हुई थी, 2019 की गुफ्तगू है, आज 2024 में 1% भी वहां से नहीं आया। रिफाइनरी, अदर थिंग्स। सो अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब आप क्या ये जो रिलेशनशिप्स हैं SCO के हैं, पीपल टू पीपल, बिजनेस टू बिजनेस कांटेक्ट में, इसकी भी बात हुई। सो दैट्स आल्सो अ गुड सिचुएशन। सो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं गिवन द रीजनल। तो डॉक्टर नजीब साहब, कैसे इन राब्तों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे प्लान कैसे किया जा सकता है ताकि मजीद इसको आगे बढ़ाएं? जबरदस्त बात जो है वो आपने सामने रखी है। यही तो बात है सारी। पाकिस्तान का जो आगे बढ़ना है वो तो पब्लिक सेक्टर कैपेसिटी पर मुहित है। आपकी पॉलिसी फ्रेमवर्क्स उस पर मुहित हैं। पब्लिक सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को जगह देनी है। मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉर एग्जांपल, आप पंखे बनाते हैं, क्या इन सारे मुल्कों में पंखे नहीं इस्तेमाल होते? आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट को कैसे आगे लेकर जाना है? इसी तरह आप केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल में अच्छे हैं, सो आप कैसे अपनी प्रोड्यूस को वहां बेच सकते हैं? फिर लॉजिस्टिक्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं कि आप ब्लू इकोनॉमी का फायदा उठा सकें? पाकिस्तान हब है सेंट्रल साउथ एशिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। रशिया को अगर 12 महीने कोई वार्म वाटर्स मुयसर हैं तो वो तो पाकिस्तान के थ्रू ही है। सो यू गॉट दिस सिचुएशन। अपनी इनोवेशन, अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ाएं, तब 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट जो कि तवातर से यहाँ पे खड़ी है, 9% ऑफ GDP है, इसको बढ़ा नहीं पा रहे।
ये सब अब करना पड़ेगा अगर 3 साल बाद IMF से निकलना है और दुनिया को ये बराबर कराना है कि इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क बनाकर हम आगे चलें। दूसरी बात यह है कि देखिए CPEC 2 की बहुत बात होती है। मैं हमेशा कहता था कि CPEC 1 को हमने शायद उस तरह से रिसर्च नहीं किया, स्टडी नहीं किया, इतनी बिजली लगा ली कि आज पैसे देने के लिए दुश्वारी आ रही है और अपने कॉन्ट्रैक्ट्स की रीप्रोफाइलिंग कराना पड़ रही है। सो CPEC 2 में जब जाएंगे अपनी रिसर्च कीजिए, मेक श्योर कीजिए कि ऐसा ना हो कि चाइनीज फर्म्स पाकिस्तान आए और वो पाकिस्तान की 25 करोड़ की मार्केट को ही एक्सप्लॉइट करती रहें और हम फिर कहें कि हम अब तो इंपोर्ट बढ़ गई है कम होने की बजाय। एक्सपोर्ट के जो जराए हैं वो ऐसे बने नहीं हैं। आज गाड़ियां बनाते हुए 40 साल हो गए हैं, एक गाड़ी भी एक्सपोर्ट करने के काबिल नहीं बना पाए। एक ऐसी सिचुएशन है। सो यू नो अगेन नाउ वी हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग टेबल। देखिए दुनिया में मुल्कों ने तरक्की की है इनोवेशन से, अपने लोगों को अपॉर्चुनिटी दे के कि वो कनेक्ट कर सकें दुनिया से। एक अच्छा कदम है। मैं SCO के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहता हूं कि हमने दुनिया से कनेक्ट करने के लिए एक इमेज क्रिएट किया है अपना। बट पाकिस्तान की आज भी एनर्जी सेक्टर के मसाइल, ग्रोथ के मसाइल, एक्सपोर्ट के मसाइल, लेकिन खाकान साहब देखिए ना SCO कॉन्फ्रेंस तो हो गई, जो हेड ऑफ स्टेट से वो आपके पास आ गए और आपने बातचीत भी की और CPEC 2 भी जो है वो शुरू होने जा रहा है। लेकिन जब बात होती है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की सर, तो हम अपनी जो मैन पावर है उसको कैसे ट्रेन कर सकते हैं कि वो एक यूज़फुल मैन पावर हो बाकी मुल्कों के लिए, चाइना जाए, चाइना से जो लोग यहाँ पे आए या बाकी मुल्कों में जो है वो जा सके? देखिए ना, असल तो बात इन दी एंड तरक्की आती है कि आपके लोगों की काबिलियत क्या है कि वो इनोवेट कर सकें, वो एफिशिएंसीज क्रिएट कर सकें, वो नई नई प्रोडक्ट्स बना सकें। कभी आपने सुना है कि किसी पाकिस्तानी ने पाकिस्तान में रहते हुए कोई प्रोडक्ट बनाई? अब बात यह है कि कोई ब्रांड बनाया, चलें प्रोडक्ट तो बड़ी दूर की बात है, कोई ऐसा ब्रांड बनाया जो आप दुनिया में लेकर जा सकें। ये सब चीज़ें ही दुनिया में एक्चुअल तरक्की की ज़ामिन है। अब पाकिस्तान की 2 सूरतें हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदा अगर उठाना हो तो। सो लेट मी पुट इट टू यू, अगले 3 से 5 साल में अपनी पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर की, उसको मतलब जहां आज प्रोग्रेसिव फार्मर है पाकिस्तान का और जहां नॉन प्रोग्रेसिव फार्मर है, इसका जो फ़र्क है उसको ख़त्म कर दें। अब इसके लिए यील्ड बेहतर करनी है, बीज बेहतर लाना है, फर्टिलाइजर, मैकेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। अगर आप छोड़ दें, मैं दुनिया के टारगेट्स नहीं देता हमेशा पाकिस्तान में, मैं कहता हूँ वेयर वी हैव डन वेल, उस प्रोग्रेसिव फार्मर तक की यील्ड्स को बाकियों के पहुंचा दें। ये सारा रीजन चाइना से लेकर कार कंट्रीज, रशिया, ईरान, बेलारूस, उज़्बेकिस्तान, इन सब को आप अपनी अगर एग्रीकल्चर की $5 अरब की एक्सपोर्ट जहां आज खड़े हैं वहां से $5 अरब बढ़ा लें अगले 3 साल में, तो यू हैव एक्चुअली अपना बैरूनी खसारा संभाल लेंगे। बहुत ही मतलब इससे आसान नहीं कह सकता। दूसरी बात, एक इंटरेस्ट है बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में माइंस एंड मिनरल्स में, इसको काम भी हो रहा है। आई होप कि रेकोडेक हो जाएगा, आई होप कि गवादर पोर्ट बन जाएगा, आई होप कि ये राहदारी हो जाएगी अगले 3 से 5 साल में, और इसमें पैसे लगेंगे। हमें वो पैसे जो हैं टैक्स की मद में लोगों से लेने पड़ेंगे। अगर हम ये खर्चे करने के काबिल हुए तो फिर अगेन एक्सपोर्ट मार्केट क्रिएट होगी। जितनी गुफ्तगू है वो एक्सपोर्ट पे मुहित करके आगे चलें। खाकान साहब, मैंने लेना है राजा फैसल साहब को। राजा साहब, आप बताइएगा सर, जो सिक्योरिटी सूरत है पाकिस्तान की, जैसे इंडिया की मुदाखलत है बलूचिस्तान में, इंडिया की मुदाखलत हम KP में देख रहे हैं, अफगानिस्तान से जो है वो देख रहे हैं, और आज जो है वो जयशंकर साहब ने जो है वो बगल में छुरी और मुंह से राम राम वाली बात की, वही पुरानी बातें। तो किस हद तक जो है वो CPEC मालिक इंडिया को प्रेशराइज कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम का बायस ना बने और जो है जो अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उसको रोके, बल्कि अपने जो इंटरनल इश्यूज़ हैं, मणिपुर है, कश्मीर का इशू है, बाकी जो सिख कम्युनिटी का हिस्सा, तो वो कैसे उस पर कंट्रोल हो सकता है सर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इट्स ऑलवेज गुड टू हियर खाकान नजीब साहब, ही इज द मास्टर व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक। तो वो बहुत अच्छा लगा उनको दोबारा सुन के। उर्दू में अमूमन हमारे प्रोग्राम में इंग्लिश में आते हैं। जहां तक बात है सिक्योरिटी मामलात की, देखिए इंडिया इस वक्त अपने आप को एक चैलेंजर समझता है चाइना का,
वो ये समझता है कि रीजन में वो चाइना को चैलेंज करने के लिए तैयार है। इसी तनाजुर में आपको पता है कि उनका अपना एक इंडीवर है जिसको कि वो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहते हैं। उसके तनाजुर में भी अगर आप देखें तो वो एक किस्म का वो चैलेंज कर रहे हैं सीपैक को। इसीलिए उन्होंने 10 साल की लीज जो है वो चाबहार की, ईरान से चाबहार पोर्ट की जो लीज ली है वो इसी तनाजुर में ली है कि वो किसी तरीके से सीपैक इनिशिएट होने से पहले ही उसको चैलेंज कर दे। एंड मेरे ख्याल में भारत जो है वो हमेशा से रीजन में एक स्पॉइलर का किरदार अदा करता रहा। आपने पहले ये कहा कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम, मुंह में भी छुरी ही थी, मुंह में भी छुरी ही थी। और इसी तनाजुर में उन्होंने बातें की। और साथ में ये है कि अपेरेंटली अगर आप इंडिया के कोई भी स्टेप्स ले लें जो कि रीसेंट पास्ट में हमें नजर आते हैं, वो चाहे ईस्टर्न लद्दाख का वो जो स्टैंड बाय एक चाइना के साथ उनका चल रहा है, और विद इन इंडिया अगर आप बहुत सी ऐसी चीजें होती हुई, मणिपुर, मिजोरम, फिर नक्सल्स इनके खिलाफ खड़े हैं। देयर आर 32 सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, 32 सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं जो कि इंडिया में अप एंड रनिंग है, अभी भी अप एंड रनिंग है। सो बैल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया इज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। इसीलिए मैं ये समझता हूं कि वो पाकिस्तान को इसीलिए एंगेज करता है ऑन द वेस्टर्न फ्रंट कि पाकिस्तान अपने वेस्टर्न फ्रंट पे एंगेज रहे, पाकिस्तान का फोकस जो है वो ईस्टर्न फ्रंट से हटके वेस्टर्न पे चला जाए। इसी तनाजुर में वो पैसे पे पैसा लगाते जा रहे हैं। अफगानिस्तान में भी, अफगानिस्तान वो जिसने के जब दोहा अकॉर्ड हुआ, दोहा अकॉर्ड में अफगानिस्तान ने ये क्लेम किया था कि वी विल नेवर अलाउ आवर लैंड टू बी यूज्ड अगेंस्ट एनी ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज। ये उन्होंने वहां पे प्लेज दिया था। लेकिन आज उनका मुल्क खुसूसन 3 सूबे, इनके नूरिस्तान, नंगरहार, कुन्नर प्रोविंस, ये जो प्रोविंसेस हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। जो ओल्ड एनडीएस के लोग थे उनमें से काफी सारे लोग न्यू दिल्ली में वो वहां पे मौजूद है। लजपत नगर एक जगह है जो कि मशहूर है इस बात के लिए कि वहां पे सबसे ज्यादा जो तादाद है वो इन्हीं एनडीएस के, जो कि प्रीवियस रजीम की इंटेलिजेंस एजेंसी थी अमरुल्लाह साले के अंडर, ये सारे के सारे लोग लजपत नगर न्यू दिल्ली के बिल्कुल साथ बस रहे हैं। और ये सारे वो लोग हैं जो कि अफगानिस्तान में मौजूद जितने भी पॉन्स हैं इनके, टीटीपी और बीएलए, बीएलएफ, इन सब के पॉन्स उधर मौजूद हैं। उनको इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में हैवक क्रिएट करते हैं, बल्कि आईएमयू के नाम पे और ईटीआईएम के नाम पे ऑफ कोर्स चाइना में भी करते हैं और फिर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में भी करते हैं। ये इसीलिए करते हैं कि सब के सब जो कंट्रीज हैं वो रीजन में वो उनको एक थ्रेट रहे, और हम लोग जो हैं वो एक थाना बना लें अमेरिका के लिए, अमेरिका को कह दें कि तुम्हें इधर की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम थानेदार हैं और ये थाना है। लेकिन सर आपने सर देखा ना, बनाई रखो राय साहब, आपने देखा कि जब भी इंडिया ने जहरियत की, जब भी उसने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, जैसे अभिनंदन का वाक़या आपके सामने है, कुलभूषण का जो है वो अभी हमारे पास मौजूद है, तो जो बाकी ममालिक के सर सीपैक के मेरा सवाल ये है कि जैसे चाइना है, चाइना एक ताकत है और इंडिया का चाइना के साथ भी जो है वो बॉर्डर क्लैश रहता है, तो स्पेशली चाइना क्या रोल प्ले कर सकता है कि जो खित्ते की सूरत हाल बेहतर हो सके? देखिए चाइना इस वक्त ऑब्वियसली चाइना को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इंडिया इज बीइंग यूज्ड बाय द यूएस, क्योंकि इंडिया जो है वो एंगेज कर रहा है चाइना को। इसीलिए जब हमने देखा कि वो ईस्टर्न लद्दाख में जब वहां पे उन्होंने पेंगोंग लेक जो है वो उस पे आके कब्जा कर लिया, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर वो जो है वो चाइना क्लेम कर रहा है उधर। इसीलिए चाइना वहां पे पहुंचा। खुसूसन अभी की सिचुएशन ये है कि चाइना ने अपनी वहां पे एयर स्ट्रिप्स बना ली, अपने वहां पे जेट्स लगा दिए, ये J-10Cs लगा दिए, और उसके साथ ये है कि इसकी इंडिया की तरफ से भी वहां पे बिल्डअप एक देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि चाइना नोज कि ये सारा कुछ हो रहा है, और इसी तनाजुर में पाकिस्तान की जो सीपैक के हवाले से, सीपैक के ऊपर जो हमें बढ़ते हुए अटैक्स नजर आते हैं इन रीसेंट पास्ट, ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज टू डू विद इंडिया। इंडिया चाइना को यहाँ पे हमारे मुल्क में एंगेज कर रहा है, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर को इस्तेमाल करके, और चाइना को इन चीजों का पता है। इसीलिए चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ बैठता है। अभी प्राइम मिनिस्टर का आना कि ये अच्छा शुगुन था, और बैठ के
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ बैठ के वो सारी की सारी सिक्योरिटी के ऊपर बात हुई, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि चीफ की तरफ से भी ये चीज रखी गई होगी टेबल पे कि दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन एंड चाइना। ये बड़ा अहम कंपोनेंट है सर, ये राय साहब, ये बड़ी अहम जो मुलाकात थी आर्मी चीफ की, और जो तीनों सबसे चीफ थे उनकी मुलाकात हुई चाइना के वज़ीर-ए-आज़म के साथ, तो स्पेशली जो सीपैक सिक्योरिटी है उस पर भी बात हुई होगी सर। जी बिल्कुल ऐसे ही है, सीपैक की सिक्योरिटी के हवाले से बात हुई, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने स्टेप्स लिए हैं, पाकिस्तान की आर्मी ने स्टेप्स लिए इन रीसेंट पास्ट, दे आर रिमार्केबल, और टाइम एंड अगेन चाइना हैज एक्चुअली रीइटरेटेड दीज फैक्ट्स, जिसमें कि उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान की आर्मी ने सिक्योरिटी को मजीद बढ़ाया। लेकिन जहां तक बात है अफगानिस्तान के इस्तेमाल होने की, अफगानिस्तान तो वहां से इस्तेमाल हो रहा है, और ये कोई आपको सीक्रेट नहीं रहा कि इन सबके पीछे फाइनेंसियर और फैसिलिटेटर कौन है। ये सबको पता है कि वो भारत फैसिलिटेट कर रहा है और फाइनेंस कर रहा है टेररिज्म को वहां से बैठ के। यहां एक बात बहुत अहम है, और वो ये है कि चाइना एंड पाकिस्तान हैव अग्रीमेंट इन दिस के सीपैक को किसी तरीके से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ भी लिंक किया जाए, एंड एंडिंग अप टू रशिया थ्रू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स एंड थ्रू अफगानिस्तान। इससे यह है कि किसी हद तक जो अफगानिस्तान के भी मामलात हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक मामलात, वहां पे उनको भी थोड़ा सा इससे फायदा हो, ताकि उनको भी ये पता चले कि सीपैक में हमारे भी स्टेक्स हैं, सीपैक को अगर नुकसान पहुंचता है तो वो हमारा भी नुकसान है। इस सारे तनाजुर में राय साहब, अगर सर हम देखें इस एलामिया को, जो एससीओ कॉन्फ्रेंस का एलामिया है, तो उसमें सियासत, सलामती, तिजारत, मईशत पे बात हुई है, मालियात पे और सरमायाकारी भी बात हुई है। तो जो सीपैक में बात कर रहा हूँ, जो एससीओ कॉन्फ्रेंस में शरीक ममालिक थे सर, जो मेंबर ममालिक हैं, तो इन सब पे, सियासत पे, मईशत पे, सरमायाकारी पे कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? देखिए, कोऑपरेशन, जैसे कि शंघाई कोऑपरेशन क्लेम करता है कि सबको अपने आपस में कोऑपरेट करना चाहिए, खुसूसन इस वक्त कि जिस वक्त हमें पता है कि दो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स दे आर गोइंग ऑन, मिडिल ईस्ट इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट की जद में है, फिर ईस्टर्न यूरोप कॉन्फ्लिक्ट की जद में है, यूक्रेन क्राइसिस है, फिर गाजा क्राइसिस है। इन दोनों की वजह से ग्रेन शॉर्टेजेस है पूरी दुनिया में, इन दोनों की वजह से एनर्जी क्राइसिस है पूरी दुनिया में, एनर्जी क्राइसिस की वजह से ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन जो है वो अनकंट्रोलेबल है। इसीलिए पाकिस्तान में भी आपको नजर आ रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ती ही जा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब तक इन गैर जरूरी कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म नहीं किया जाता, उस वक्त तक ये जो कोऑपरेशंस हैं ये ऑब्वियसली बड़े ही डिफिकल्ट चैलेंजेस हैं उसके लिए। तो चैलेंजेस हैं तमाम ममालिक जो हैं, खुसूसन सेंट्रल एशियन पब्लिक्स, जिनको के एक वो हमेशा से ये कहा जाता है कि वो अपने आप को बड़ा कन्फाइंड रखते हैं और बड़ा अपने आप को सेग्रीगेटेड उन्होंने अपने आप को पोजीशन किया होता है। आज मेरे ख्याल में ये मौका है कि उनको भी सीपैक के साथ मिला के तो एक मेन स्ट्रीम में लाया जाए, ताकि ये सारे के सारे जो ममालिक हैं जो कि मेंबर स्टेट्स हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, इन सब की आपस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए, ट्रेड बढ़े, फिर कल्चरल इनके जो तल्लुकात हैं वो भी बढ़े। सेंट्रल एशियन पब्लिक के तो तमाम जो ममालिक हैं उनके साथ तो बहुत कदीम पाकिस्तान के साथ कल्चरल रिलेशंस हैं जिनको कि रिवाइव करने की जरूरत है। तो और अगर ये जी राज साहब जी आप कंटिन्यू करें। हाँ, मैं ये कह रहा था कि और ये सारे के सारे मामलात बेटर कनेक्टिविटी के साथ ही हो सकते हैं, किसी तरीके से उनको लिंक किया जाए सीपैक के साथ, और सीपैक एंड्स अप इनटू चाइना, और चाइना ऑलरेडी इज वर्किंग ऑन BRI। तो ये सारे का सारा जो है बेटर कनेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ एनहांसिंग द ट्रेड, इन आई थिंक हाथों में हाथ डाल के आगे बढ़ने की जरूरत है, लेकिन और मजीद कोऑपरेट करने लेकिन सर ट्रेड की बात हो रही है, सरमायाकारी की बात हो रही है, मैशत की बेहतरी की बात हो रही है, तो हमारे जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे पाक ईरान गैस पाइपलाइन मनसूबा है सर, टापी है, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो आल्दो ईरान जो है वो मेंबर है SCO का, तो कोई ऐसे प्रोजेक्ट जो है आगे बढ़ सकते हैं, या जो सालों से पेंडिंग पड़े हुए हैं, इल्तवा का शिकार हैं, उन्हें छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये जो आपने अच्छा जिक्र किया टापी का, और फिर अच्छा जिक्र किया ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का, पहली बात टापी के बारे में देखिए, दो मामलात के ऊपर बात जरूर होनी चाहिए थी पाकिस्तान और भारत के बीच में। आई एम प्रीटी मच श्योर के हमारे वाइस प्राइम मिनिस्टर और ऑब्वियसली फॉरेन मिनिस्टर जो हैं इसहाक डार साहब,
ये जयशंकर जी की अपनी ख्वाहिश पे उन्होंने ये कहा था कि मेरे साथ वाली जो सीट है वो उनको दीजिए, मे भी उन्होंने कोई बात करनी थी। अभी तक किसी को नहीं पता कि उन्होंने आपस में क्या बात की, लेकिन मेरा ये मानना है कि देयर आर सर्टेन इश्यूज दैट मस्ट बी हाईलाइटेड। उनमें से एक इशू ये है कि टापी का बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान को बात करने की जरूरत है, एंड देन इंडिया एंड पाकिस्तान जो है वो अगर आपस में बात हो जाती है तो ये एनर्जी क्राइसिस जो है पाकिस्तान और इंडिया बोथ ये दे कैन बी एड्रेस्ड थ्रू टापी। व्हेन इट कम्स टू ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं अमेरिका की तरफ से, ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं जिस वजह से कि पाकिस्तान उनसे नहीं ले पा रहा गैस, और मेरे ख्याल में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज द राइट फोरम। इस फोरम के ऊपर ये बात जरूर होनी चाहिए कि ऐसे ममालिक, ऐसे मेंबर ममालिक ऑफ एससीओ जिनके यहाँ के उनके ऊपर सैंक्शंस है वेस्टर्न कंट्रीज की, कि वो किसी को भी अपना जो रिसोर्स है वो नहीं बेच सकते, तो उसके तनाजुर में क्या लायावल होना चाहिए ये वजह करने की जरूरत है कि ऐसे ममालिक जिनके ऊपर सैंक्शंस है उनसे कोऑपरेट कैसे करना चाहिए, उनसे कैसे बाय करना चाहिए। अगर पूरी दुनिया नहीं खरीद रही तो एटलीस्ट एससीओ कंट्रीज, आई मीन इट्स ऑलमोस्ट 46-47% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वी टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज कंट्रीज, तो इन तमाम ममालिक की जो कंजम्पशन है दैट वुड बी मोर देन इनफ to have a good economic situation in Iran as well। तो मेरे ख्याल में ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो है इसके ऊपर क्लाउड्स हैं सैंक्शंस के, और उसको बड़ा टैक्टफुली डील करने की जरूरत है एससीओ को, और जब तक ये नहीं होता तो देन ऑब्वियसली दे आर स्टक। लेकिन सर ये जो सारी चीज़ें हैं, सारे प्रोजेक्ट जो है वो लिंक्ड हैं विद सिक्योरिटी राय साहब, तो जो जो एससीओ मेंबर ममालिक हैं तो सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए कुछ रोल प्ले कर सकते हैं ये? देखिए आपने अच्छा किया, इसको भी आपने हाईलाइट किया। देखिए जैसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है नेटो, ऐसे ही ये जो एससीओ के मेजर जो ममालिक हैं लाइक रशिया, चाइना एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। चलें राय साहब, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का हमारा टाइम ख़त्म हो गया इस स्पेशल ट्रांसमिशन का जो हमने आज शंघाई तावन कॉन्फ्रेंस के मौका पर जो है उस मुनक़िद की, और इसमें हमने मुख्तलिफ मेहमानों को जो है मदऊ किया। माहिर माशियात में थे, सिक्योरिटी पे बात हुई, इंडिया पे बात हुई जो इंडिया के इंटरनल इशूज़ हैं, और पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश भी करता है। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।